गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियोज़ में हमने दो क्वेश्चंस देखे थे जिनको केबीएल की सहायता से सॉल्व किया था। उम्मीद है आपने उन वीडियोज़ को देख करके क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व किया होगा और साइन कन्वेंशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। हमने आपसे कहा था कि हम आने वाले क्वेश्चंस में एक ही मेथड को अप्लाई करेंगे। हालांकि हमने दो मेथड बताया था साइन कन्वेंशंस के लिए। हमने कहा था कि साइन कन्वेंशंस के लिए हमें केवल और केवल जो वोल्टेज सोर्स अथवा बैटरी है सिर्फ इसके साइन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसके साइन को हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका पहला था कि इस वोल्टेज सोर्स अथवा बैटरी में करंट जिस डायरेक्शन से इंटर कर रही है, अगर उसी डायरेक्शंस की साइन को हम बैटरी या वोल्टेज के लिए ले लेते हैं तो बाकी जितने एलिमेंट हैं, चाहे वो कंडक्टर रजिस्टर हों, कैपेसिटर हों या इंडक्टर, कुछ भी, उन सभी के साइन हमेशा और हमेशा पॉजिटिव लिखे जाएंगे। दूसरा तरीका हमने आपसे कहा था कि यदि वोल्टेज सोर्स अथवा बैटरी में करंट जिस डायरेक्शन से इंटर कर रही है उसकी अपोजिट साइन को लेते हैं उस वोल्टेज या बैटरी सोर्स के लिए, तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं उन सभी के लिए हम नेगेटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, और इसी के साथ हमारा साइन कन्वेंशंस पूरा हो गया था। हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम इस जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत दूसरे यूनिट को देखेंगे जिसका नाम है दिष्ट धारा परिपथ प्रमेय यानी डीसी सर्किट थ्योरम। ठीक है, अब इसमें हम कुछ ऐसे थ्योरम्स को देखेंगे जिनकी सहायता से डीसी सर्किट्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और उनसे करंट अथवा रेजिस्टेंस इत्यादि की वैल्यूज़ को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी जो नियम डीसी सर्किट के लिए अप्लाई हैं वो एसी सर्किट के लिए भी अप्लाई किए जा सकते हैं, बशर्ते कि एसी सर्किट के अंतर्गत हम प्रतिरोध को प्रतिघात यानी एम्पीडेंस के नाम से जान लेते हैं। तो हमारा जो दूसरा चैप्टर है ये डीसी सर्किट थ्योरम्स के बारे में है, थ्योरम के बारे में है। इस चैप्टर के अंतर्गत हम मुख्यतः दो थ्योरम, एक है थेवेनिन थ्योरम और दूसरा है नॉर्टन थ्योरम, इन दोनों थ्योरम्स के बारे में पता करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, जानेंगे ये दोनों थ्योरम्स क्या हैं, इनका क्या उपयोग है, इन्हें क्यों पढ़ना है। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ें, सर्किट्स के कुछ एलिमेंट्स, कुछ नाम हैं, ज़रा उनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास सर्किट में, डीसी सर्किट में या एसी सर्किट में एक टर्म आता है अक्सर परिपथ। अब ये परिपथ क्या होता है ये जानना हमें ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि कोई एक ऐसा बंद, ठीक है, एक ऐसा बंद पास या बंद रास्ता जिसके थ्रू या जिसके द्वारा धारा प्रवाहित हो रहा हो या धारा प्रवाहित होने की संभावना हो, उसे क्या कहते हैं, परिपथ। नाम से क्लियर है, परिपथ का मतलब है रास्ता। ठीक है, किसी के चारों ओर रास्ता। जैसे आप कहीं पार्क वगैरह में गए हों तो देखा होगा सीमेंटेड जो रास्ते बने होते हैं चारों तरफ से, ऐसे ही कोई क्या कह देते हैं, परिपथ। तो यहाँ हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में परिपथ का क्या मतलब है कि कंडक्टर पदार्थों का बना हुआ एक ऐसा रास्ता जिससे धारा का प्रवाह हो सके या धारा प्रवाहित हो सके, उसे क्या कह देते हैं, परिपथ। ठीक है, अ सर्किट कैन बी डिफाइंड एज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ, याद रखना कंडक्टिंग रास्ता होना चाहिए, थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास, नोन एज पाथ आर सर्किट। ठीक है, दूसरा हमारे पास एलिमेंट है अवयव। जो दूसरा टर्म आता है वो होता है अवयव या एलिमेंट्स या पैरामीटर्स, यानी सर्किट के पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं। तो सर्किट में हमारे पास दो प्रकार के अवयव हो सकते हैं। एक तो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये कौन से अवयव हैं, ये वे अवयव हैं जो सर्किट में करंट को पास करने के लिए या फ्लो कराने के लिए आवश्यक बल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आवश्यक क्या प्रोवाइड करते हैं, बल प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आ जाता है बैटरी सोर्स, ठीक है, जिसे सेल्स कहते हैं, या फिर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स कुछ भी हो, या जनरेटर हो। ठीक है, तो ये वह सोर्स हैं जो किसी सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए आवश्यक जो फोर्स की आवश्यकता उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इन्हें ईएमएफ कह दिया जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
इनके अलावा बाकी जितने भी टर्म्स क्वांटिटीज लगी होती हैं उनको हम अवयव या एलिमेंट कह देते हैं। तो अगर कह रहे हैं किसी सर्किट के एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स में हमारे रजिस्टर्स आ जाएंगे, इंडक्टर्स आ जाएंगे, कैपेसिटर्स आ जाएंगे, इन सबको क्या कह देंगे? अवयव। ठीक है, तो अवयव अगर देखा जाए तो किसी वैद्युत परिपथ में लगने वाले विभिन्न एलिमेंट्स जैसे कि प्रतिरोध, ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटर इत्यादि को क्या कहते हैं? अवयव। तो हमारे किसी भी सर्किट में दो टाइप के एलिमेंट लगे होते हैं, एक तो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले, तो इनको अवयव ना कह के क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एलिमेंट, ईएमएफ एलिमेंट, ठीक है, जो कि सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स को जनरेट करते हैं। और बाकी इनके अलावा जितने भी चीज़ें लगी होती हैं, वस्तुएं लगी होती हैं, वो अवयव कहलाते हैं, चाहे वो रजिस्टेंस हों, चाहे वो इंडक्टेंस हों, चाहे वो कैपेसिटर्स हों। ठीक है, ये हो जाता है हमारे पास। अब दूसरी बात है कि जो हमारा ये सर्किट है इस दो प्रकार के, एक तो होता है लीनियर सर्किट और दूसरा होता है नॉन लीनियर सर्किट। तो लीनियर सर्किट क्या है? तो हम जानते हैं कि एक ऐसा परिपथ ठीक है, लीनियर सर्किट की बात करें अगर, तो ऐसा परिपथ जिनमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें धारा अथवा वोल्टेज के द्वारा कोई प्रभाव ना उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, बात समझ में आई? एक ऐसी सर्किट जिसमें जो एलिमेंट्स लगे हैं, चाहे वो रजिस्टेंस हों, चाहे कैपेसिटर्स हों या इंडक्टर्स हों, उनमें करंट अथवा वोल्टेज के कारण कोई इफ़ेक्ट ना जनरेट हो रहा हो, जैसे कि वो हीट अप ना कर रहे हों या कोई और दिक्कत ना आ रही हो, तो उसे कहते हैं लीनियर सर्किट। क्या कह देते हैं? लीनियर सर्किट। और यदि उसमें प्रभाव हो रहा हो, अर्थात वो हीटअप हो रहे हो या उनमें कोई और दिक्कत आ रही हो, तो उसे क्या कह देंगे? नॉन लीनियर सर्किट, यानी कि अरेखीय परिपथ। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं, एक तो हमने परिपथ देख लिया, अवयव देख लिया और रेखीय परिपथ देखा, अरेखीय परिपथ देखा। ये टर्म्स आपको याद होना चाहिए। संभव है वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए लीनियर सर्किट आप किसे कहेंगे? तो आप सीधा सीधा कह देंगे सर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगने वाले वे एलिमेंट्स जिनमें करंट और वोल्टेज की वजह से कोई इफेक्ट ना जनरेट हो रहा हो, ठीक है, उसे क्या कह देते हैं? लीनियर सर्किट। या ऐसी सर्किट्स जिनमें लगे एलिमेंट्स में करंट या वोल्टेज की वजह से कोई भी परिवर्तन ना हो रहा हो, उसे क्या कह देंगे? लीनियर सर्किट। और अगर उसमें प्रभाव हो रहा है तो क्या हो जाएंगे? नॉन लीनियर सर्किट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ज़रा। हमारे पास है विद्युत परिपथ। तो सबसे पहले हमने परिपथ देखा था। ये परिपथ क्या है? तो हमने कहा था कंडक्टिंग पदार्थ से बना हुआ एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू होकर के वैद्युत धारा प्रवाहित हो सकती हो या प्रवाहित करने के लिए उद्यत हो, परिपथ कह देंगे। पर अब हमारे पास है वैद्युत परिपथ। ये वैद्युत परिपथ क्या है? तो विभिन्न विद्युत अवयवों, ठीक है, के श्रेणी समांतर या मिश्रित क्रम में समायोजित होने पर जो परिपथ प्राप्त होता है उसे क्या कह देते हैं? विद्युत परिपथ। अच्छा, इसके पहले जो परिपथ था उसमें हो सकता है सिंपल वायर लगे हों, ठीक है, वायर के द्वारा एक हमारा नेटवर्क बन रहा हो जिससे करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसे परिपथ कह दिया। पर अगर इस नेटवर्क में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर इत्यादि सीरीज अथवा पैरेलल अथवा मिक्स संयोजन के साथ जुड़े हों तो उसे क्या कह देते हैं? वैद्युत परिपथ। तो परिपथ और वैद्युत परिपथ में क्या अंतर है? परिपथ में कंडक्टिंग मटेरियल का रास्ता है जिससे करंट फ्लो होती है, और वैद्युत परिपथ में इस परिपथ में श्रेणी अथवा समांतर क्रम में प्रतिरोध अथवा कैपेसिटर अथवा इंडक्टर्स लगे होते हैं, उसे क्या कह देते हैं? वैद्युत परिपथ। उसके बाद हमारे पास दो और टर्म हैं। एक होता है पैसिव नेटवर्क्स यानी अक्रिय परिपथ कह सकते हैं, और दूसरा है एक्टिव नेटवर्क जिसे सक्रिय परिपथ कह सकते हैं। अब पैसिव नेटवर्क क्या है? तो ऐसा परिपथ जिसमें कोई ईएमएफ ना लगा हो, अर्थात कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना लगा हो, यानी कि करंट फ्लो कराने के लिए आवश्यक फोर्स को जनरेट करने वाला कोई एलिमेंट ना हो, उसे क्या कह देते हैं? पैसिव नेटवर्क। जैसे कि ना तो उसमें कोई बैटरी या सेल लगा हो, ना ही कोई करंट अथवा वोल्टेज सोर्स लगा हो, तो उसे क्या कह देंगे? पैसिव नेटवर्क। ठीक है, फिर से सुन लो। पैसिव का मतलब ही क्या है? अक्रिय, अर्थात अभी काम नहीं कर रहा। और काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें काम कराने वाला नहीं है। और काम कौन कराता है? यही ईएमएफ वाले सोर्सेज, जैसे कि बैटरी हो गई या फिर वोल्टेज या करंट सोर्स हो गए। ठीक है, तो जब तक कार्य कराने वाला नहीं आएगा तो वो सब क्या होंगे? सुस्त बैठे होंगे, अक्रिय बैठे होंगे, तो उसे क्या कह देंगे? पैसिव नेटवर्क। दूसरा है हमारे पास एक्टिव नेटवर्क। तो ये ऐसा परिपथ होता है जिसमें एक विद्युत वाहक बल लगा होता है,
यानी कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम एक ईएमएफ का सोर्स तो होना ही होना चाहिए, चाहे वो बैटरी लगा हो या वोल्टेज या करंट का कोई और सोर्स लगा हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नोड। तो नोड क्या होता है? किसी वैद्युत परिपथ के अंतर्गत, ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ के अंतर्गत किसी पॉइंट पर अगर दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़े हों उसे क्या कह देते हैं? नोड कह देते हैं। जैसे हमारे पास ये नोड्स हैं, जैसे एक नोड तो हमारे पास ये वाला हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये है, एक ये है। क्यों? क्योंकि नोड है क्या? नोड किसी इलेक्ट्रिक परिपथ में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जुड़े हैं उसे क्या कह देंगे? नोड। इन सभी पॉइंट्स पर देखिए कम से कम मिनिमम दो या दो से ज़्यादा भी जुड़े हैं। जैसे यहाँ ए वाले पर एक रजिस्टेंस, दूसरा ये सेल वाला जुड़ा है। इस बी पर देखिए 3 रजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 रजिस्टेंस हैं। तो इस प्रकार से ये नोड्स कहे जाएंगे। ठीक है। नोड क्या है? फिर से समझ में लीजिए कि किसी विद्युत परिपथ में एक ऐसा बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक अवयव एलिमेंट्स जुड़े हों उसे क्या कहा जाएगा? नोड। ठीक है। अब ये याद रखना, यहाँ पर ये जो अवयव हैं ये या तो ईएमएफ वाले हो सकते हैं या सिंपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है। पर दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए, या तो मिनिमम दो हों या दो से ज़्यादा हों। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ब्रांच। तो ब्रांच क्या होता है? तो किसी वैद्युत परिपथ के एक नोड से दूसरे नोड को जोड़ने वाली भाग को क्या कह देते हैं? शाखा या ब्रांच कह देते हैं। किसी वैद्युत परिपथ के एक नोड से दूसरे नोड की जोड़ने वाले शाखा को क्या कह देते हैं? ब्रांच। जैसे कि हमारे पास यहाँ ध्यान से देखिए, एक नोड हमारा ए है, एक नोड हमारा बी है, इसको जोड़ रहा है एक ये एलिमेंट, तो इसे क्या कह देते हैं? ब्रांच कह देते हैं। ठीक है। या यूँ कह दीजिए दो नोड्स को जोड़ने वाले भाग को क्या कह देते हैं? नोड, यानी ब्रांच कह देते हैं। ठीक है। ये सब ध्यान रखना है आपको, वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बंद परिपथ, यानी क्लोज्ड सर्किट क्या होती है? ठीक है। बंद परिपथ यानी कि क्लोज्ड सर्किट लूप। तो किसी इलेक्ट्रिकल परिपथ में एक ऐसा लूप जिसमें नोड्स या फिर ब्रांचेज एक ही एक बार आए उसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड सर्किट लूप। ठीक है। कोई ऐसा वैद्युत परिपथ जिसमें किसी लूप के अंदर कोई नोड या ब्रांच एक से अधिक बार ना आए, ठीक है, तो उसे क्या कह देते हैं? क्लोज्ड लूप सर्किट। जैसे मान लीजिए ये है हमारा पहला वाला, तो इसको देखिए, ये नोड एक बार आ रहा है, ये नोड एक बार आ रहा है, ये नोड एक बार आ रहा है और ये नोड एक बार आ रहा है, ये ब्रांचेज भी एक एक बार आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड सर्किट लूप। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास मेश। तो मेश क्या होता है? ध्यान दीजिए। तो अभी हमने इसके पहले वाले वीडियोज़ में आपको बताए थे, मेश क्या होता है? एक स्मॉलेस्ट लूप होता है, यानी वो छोटा सा छोटा लूप जिसके अंतर्गत कोई और लूप ना हो उसे क्या कह देते हैं? मेश कह देते हैं। छोटा से छोटा लूप जिसके अंदर कोई और लूप ना हो मेश कहा जाता है। जैसे हमारे पास इसमें दो मेश हैं, एक मेश तो ये वाला हो गया, दूसरा मेश ये वाला हो गया, क्योंकि इन लूप्स के अंदर कोई और लूप नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर हम इस पूरे लूप की बात करें तो इसके अंदर दो लूप हैं, एक लूप तो ये है, एक लूप ये है, इसीलिए हमारा ये वाला जो लूप है ये मेश नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें दो छोटे छोटे लूप और हैं। ठीक है। और मेश क्या होता है? सबसे छोटा लूप होता है जिसमें और कोई लूप नहीं होता है। ठीक है। अब हमारे पास जो चित्र एक दिखाया गया है इसे ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें अगर कुछ आपसे पूछा जाए, ये भी सवाल वाइवा में पूछा जा सकता है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि आपको क्या बेसिक टर्म्स आते हैं या नहीं आते हैं। हो सकता है डायग्राम पेपर पर बना के दे दें और पूछ लें इसमें बताओ कितने नोड्स हैं, तो आपको नोड्स की संख्या बता देनी है। हमने कहा था नोड्स क्या होता है? किसी इलेक्ट्रिक परिपथ में एक ऐसा पॉइंट जहाँ मिनिमम दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जुड़ रहे हों। तो एक ये हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? नोड्स। तो नोड्स की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 6। ठीक है। उसके बाद अगर हम ब्रांच की बात करें तो हमने कहा था आपसे कि ब्रांच क्या होता है कि दो नोड्स को जोड़ने वाले भाग को क्या कह देते हैं? ब्रांच। तो हमारे पास एक ब्रांच ये हो जाएगा जो ए और बी नोड्स को जोड़ रहा है, दूसरा ब्रांच ये हो जाएगा जो बी और सी नोड्स को जोड़ रहा है, तीसरा ब्रांच ये हो जाएगा जो सी और डी नोड्स को जोड़ रहा है, चौथा ब्रांच ये हो जाएगा जो ई और डी नोड्स को जोड़ रहा है,
पाँचवा ब्रांच ये हो जाएगा जो ई और बी को जोड़ रहा है, छठा ब्रांच हो जाएगा जो ई और एफ को जोड़ रहा है, और सातवां ब्रांच हो जाएगा जो एफ और ए को जोड़ रहा है। तो टोटल कितनी ब्रांच या शाखाएं हो जाएंगी? 7, क्योंकि ब्रांच की बहुत सिंपल परिभाषा है किसी विद्युत परिपथ का वो भाग जो 2 नोड्स को जोड़ता हो, 2 पॉइंट्स को जोड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? ब्रांच। तो टोटल ब्रांच कितने हो जाएंगे? 7। उसके बाद अगर हम क्लोज लूप की बात करें, टोटल कितने नंबर ऑफ क्लोज लूप हैं, तो आप ज़रा ध्यान से देखें, यानी टोटल कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते से हम जा सकते हैं या करंट जा सकती है। तो एक रास्ता तो ये हो गया, करंट ऐसे पार कर जाए, ठीक है, पहला लूप। या फिर दूसरा रास्ता क्या है कि करंट इधर इतने में घूम जाए, 2 हो गया। या तीसरा करंट इधर इतने में घूम जाए। तो 3 रास्ते हैं करंट के जाने के लिए, अर्थात 3 लूप होंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुल कितने मेश होंगे, मेश की संख्या बताइए। तो हमने कहा था मेश क्या होता है? स्मॉलेस्ट लूप होता है जिसके अंदर और कोई लूप ना हो। तो ज़रा देखिए, एक तो ये लूप है हमारा, पर यह क्या सबसे छोटा लूप है, इसमें और कोई लूप नहीं है, तो गलत। इसके अंदर एक लूप ये है, एक लूप ये है, अर्थात ये जो पहला वाला हमने खींचा था ये मेश नहीं हो सकता। ये लूप तो है, रास्ता तो है, यानी इससे हम जा सकते हैं, करंट जा सकता है, लेकिन सबसे छोटा रास्ता नहीं है, अर्थात सबसे छोटा लूप नहीं है, इसके अंदर भी लूप है, इसलिए ये मेश नहीं कहा जाएगा। तो फिर हमारे पास एक लूप हमें ये मिल रहा है। ज़रा ध्यान से देखिए, क्या इसके अंदर कोई और लूप है, कोई और रास्ता बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसमें केवल एक ही रास्ता बन रहा है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बन रहा है। तो एक जो सबसे छोटा लूप हमारा ये हुआ, ये एक मेश हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा, ये दूसरा वाला मेश हो जाएगा। तो इस सर्किट डायग्राम में हमारे पास मेश की संख्या कितना है? 2 है। टोटल मेश कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। तो ये हमारी कुछ सिंपल टर्म्स थी जो आपने समझा होगा। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा क्या चीज़? डीसी सर्किट्स थ्योरम, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे थेवेनिन थ्योरम। अब थेवेनिन जी कौन है, इन्होंने क्या किया था, क्यों किया था, इसके बारे में ज़रा आपसे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी जब हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करना मतलब या तो उसके किसी ब्रांच के थ्रू करंट को प्राप्त करना होगा, या उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, या रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इन सारी वैल्यूज़ को पता करना होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि किसी सर्किट्स में किसी एक ब्रांच की जो धारा या फिर पावर है उसमें बार बार उसे कैलकुलेट की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी सर्किट्स में क्या होता है कि किसी ब्रांच की करंट को या पावर को बार बार हमें कैलकुलेट करना पड़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो वैल्यू है लगातार बदल रही है, ठीक है। अब अगर हमें बार बार करंट या पावर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वैल्यू बार बार बदल रही है, तो सीधी सी बात है, हमें जितनी बार अगर हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे तो हमें जितनी बार करंट या पावर की वैल्यू ज्ञात करनी होगी उतनी बार किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई? जैसे हमारी पिछली जो वीडियोस था इसमें ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास ये सर्किट्स है और हमने आपसे कहा कि एक वो ब्रांच जो नोड बी और सी को जोड़ती है इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से, यानी जो प्रतिरोध इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसकी वजह से इसका करंट और पावर भी चेंज हो रहा होगा। तो जब जब इसकी वैल्यू बदल रही होगी तब तब हमें नया करंट नया पावर मिल रहा होगा। अब नया करंट नया पावर कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हो किरचॉफ लॉ अप्लाई करके निकाल देंगे, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था। लेकिन अब मान लो ये 10 बार बदल रही हो, 15 बार या जितने बार और चेंज कर रहे हो तो उतनी बार बदल जाएगी। अब अगर इतनी सारी बार हमें करंट और पावर को निकालना है और इतने बार हम किरचॉफ नियम को अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमें ज़्यादा बार की कैलकुलेशन ना करके बहुत कम समय में इसे हम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। बात समझ में आई? और ये तब होता है जब बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके प्रतिरोध क्या हों, कांस्टेंट हों, ये ना बदल रहे हों। क्योंकि अगर सारे बदल रहे होंगे फिर तो ये थ्योरम फेल हो जाएगा। तो ये थ्योरम कब अप्लाई करना है, जब कोई ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट हो, ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें किसी एक एलिमेंट का प्रतिरोध बार बार बदल रहा हो,
बाकी सारे एलिमेंट्स के प्रतिरोध कांस्टेंट हों, तो इस बदलने वाले प्रतिरोध बदलने वाले एलिमेंट्स के क्रॉस पावर और करंट की वैल्यू बदलेगी। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए ये थेवेनिन महोदय ने अपना एक अच्छा सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसको थेवेनिन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा अगर कोई जटिल वैद्युत परिपथ हो, ठीक है, तो उस जटिल वैद्युत परिपथ में कोई एक ऐसा एलिमेंट लगा हो जिसका प्रतिरोध लगातार बदल रहा हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा इस लगातार परिवर्तनशील प्रतिरोध को हम अलग करके सर्किट्स को 2 नोड्स में परिवर्तित कर लेंगे। किस में बदल लेंगे? 2 नोड्स में परिवर्तित कर लेंगे और इस नोड के अक्रॉस, ठीक है, हम सर्किट को सॉल्व करके पूरे सर्किट का एक कॉमन प्रतिरोध निकाल लेंगे। अर्थात जितने भी वोल्टेज हमारे लगे हैं उसको क्या करेंगे, एक कॉमन प्रतिरोध निकाल लेंगे और उस प्रतिरोध को सर्किट की जो वोल्टेज है उसके साथ सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद उस नोड की सहायता से जो हमारा कॉमन वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसको भी लगा देंगे, तो हमें एक सिंप्लीफाइड सर्किट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक सिंप्लीफाइड सर्किट। और इस सिंप्लीफाइड सर्किट की सहायता से हम आसानी से इस परिवर्तनशील रेजिस्टेंस वाले एलिमेंट्स का करंट और पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात बहुत सिंपल कहा इन्होंने। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार किसी जटिल विद्युत परिपथ को किसी प्रतिरोध के 2 बिंदुओं के आर पार एक छोटे सरल परिपथ में बदल सकते हैं जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत हो, ठीक है, तथा एक तुल्य प्रतिरोध जो वोल्टता स्रोत के साथ श्रेणी में लगा हो। कुछ इस प्रकार से देखो जरा ध्यान से। अब मान लीजिए हमारे पास ये सर्किट है और हमने आपसे कहा कि जो हमारा रेजिस्टेंस B और C है, जो B और C के बीच में लगा है, इसकी वैल्यू लगातार क्या है, बदल रही है, कांस्टेंट नहीं, वेरिएबल है। तो अब अगर हम नॉर्मली किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अप्लाई करें तो बार बार इसे बदलने पर लंबी प्रक्रिया होगी कैलकुलेशन की और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो कुछ ऐसा व्यवस्था बनाया गया है जिसमें कहा गया कि इस ब्रांच को आप हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास 2 ओपन नोड्स मिल जाएंगे। इस नोड की सहायता से जो हमारी रिमेनिंग चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमारी रिमेनिंग ब्रांच है उनका हम एक अलग प्रतिरोध निकाल लेंगे। इतने का हम कॉमन प्रतिरोध निकाल लेंगे और इसमें जो वोल्टेज है इस वोल्टेज के साथ सीरीज में जोड़ देंगे। तो हमारा जो कॉम्बिनेशन कुछ बनेगा इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारा वोल्टेज वाला सोर्स तो है ही है, ठीक है, और हमने कहा था ये जो हमारा बाकी प्रतिरोध का पोर्शन है इसका हम क्या निकाल लेंगे, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। और मान लिया ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये जो कॉमन वाला था ये वाला, ये ऊपर वाला क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ध्यान दें ये वेरिएबल वाला है। ये जो हमारा ऊपर वाला है ये क्या है, ये तो वेरी कर रहा है, वेरिएबल है, तो इसे हमने हटा दिया है अभी। ठीक है, और बाकी जो रेजिस्टेंस है उनका हमने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया। और मान लिया ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ चुका है, ये मान लिया हमने, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है इन सब का RTH। क्या आ गया, RTH। इसे हम थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध कह देंगे। क्या कह देंगे, थेवेनिन तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, और इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को जो हमने हटाया तो हमारे पास 2 ओपन वोल्टेज नोड मिल गए, 2 ओपन वोल्टेज नोड, और इस नोड पर इस समय हमारी जो पोटेंशियल है उसे हमने BTH कह दिया। क्या कह दिया, BTH। ठीक है, इस वोल्टेज की वजह से, इस पहले वाले जो प्राइमरी वोल्टेज था हमारा सर्किट में लगा था, इस वोल्टेज की वजह से इस 2 ओपन नोड्स पर जो वोल्टेज अभी आ रहा है, इस RL को हटाने के बाद, इस RL को हटाने के बाद तो इस समय जो वोल्टेज आया और उसे हमने क्या नाम दिया, VTH, यानी कि थेवेनिन वोल्टेज कह दिया। ठीक है, तो थेवेनिन जी ने कहा अब इस पूरी सर्किट को आप रिप्लेस कर दीजिए, आपकी एक नई सर्किट बन जाएगी और सेम वैल्यू देगी। तो नई सर्किट में क्या आ जाएगा, एक तो हमारा ये जो BTH अभी हमने निकाल लिया है इसे जोड़ दो, और जो बाकी हमारा सर्किट था इसका जो तुल्य प्रतिरोध था इसे आप ऐसे श्रेणी में जोड़ दो। किस में जोड़ दो, सीरीज में जोड़ दो, ऐसे ऐसे।
ठीक, तो हमारे पास 2 टर्मिनल बचेंगे, हो जाएंगे। और इन दोनों टर्मिनल के साथ ही हमारा जो लोड रेजिस्टेंस था इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए। तो उन्होंने कहा इस प्रकार हमें एक सिंप्लीफाइड सर्किट मिल जाएगी और जिसे हम क्या कह देंगे, थेवेनिन सर्किट। क्या कह दिया जाएगा, थेवेनिन सर्किट। ये हो जाएगा हमारा थेवेनिन सर्किट। फिर से सुन लीजिए, बात बहुत सिंपल है। थेवेनिन प्रमेय के अनुसार अगर कोई कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और उसके किसी प्रतिरोध के 2 बिंदुओं के आर पार, ठीक है, एक छोटे परिपथ में बदला जा सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ठीक, ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है इसके इस प्रतिरोध के जो 2 बिंदु हैं बी और सी, इन दोनों के अक्रॉस ये जो बाकी बची हुई हमारी सर्किट है, रिमेनिंग सर्किट, ठीक है, रिमेनिंग सर्किट कौन सी, ये वाली, इसको हम क्या करेंगे, एक बहुत सरल सर्किट में बदल सकते हैं जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत होगा VTH और एक इक्विवेलेंट कॉमन रेजिस्टेंस होगा जिसे RTH कह देंगे और ये दोनों आपस में जुड़े होंगे। अब ये प्राप्त कैसे करेंगे ये आपको फिर से एक बार बता दूं, ध्यान से देखिए। काम बहुत आसान था। हमने कहा था ये वो रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू बार बार बदल रही होगी, उसके क्रॉस हम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंपल सर्किट में बदल लेंगे। तो हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस ये है, तो इसे हमने अभी हटा दिया है, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस जो वेरिएबल है। अब इसके क्रॉस जो सर्किट बच रही है इसको हम सिंप्लीफाइड करेंगे। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा वोल्टेज सोर्स है इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट, और अगर कोई करंट सोर्स है तो उसे क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा एक ये कॉमन टर्म बन जाएगा और इसकी हम RTH निकाल लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब हम इस सर्किट इस रेजिस्टेंस को रिमूव किए थे तो हमारे पास ये ओपन टर्म बन गया था, बचा क्या था, ये ओपन टर्म, यानी कुछ इस प्रकार से। आगे ज़रा देख के बताते हैं आपको, आगे ये रहा, नीचे जगह है, हाँ है तो गए, ध्यान से देखिए, ठीक है। हमारी सर्किट जो थी कुछ इस प्रकार से थी, कॉमन वाली, बहुत ध्यान से देखना। एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये जुड़ा था, यहाँ इस पॉइंट से वोल्टेज लगा था और यहाँ ये प्रतिरोध जुड़ा था, यहाँ इधर ये रेजिस्टेंस ऐड था, ठीक है, इधर ये पॉइंट था, यहाँ रेजिस्टेंस ऐड था, ठीक। अभी हमारे जो कॉमन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट थी तो हमने कहा मान लीजिए, और इसके नाम क्या थे, A, B और C, इधर D, E और F। हमने कहा मान लो जो हमारा B और C है, क्या चीज़, ये B और C वाला पोर्शन ये वेरिएबल है, इसकी वैल्यू बार बार बदल रही है। तो अगर इसकी बार बार वैल्यू बदल रही है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, अभी, ताकि इसको सिंप्लीफाइड कर सकें। ठीक है, अब हमारा जब हमने इसे रिप्लेस कर दिया है, इरेजर हमारा काम नहीं कर रहा, थोड़ा और देखते हैं, हाँ गुड, अब काम कर गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पॉइंट इससे जुड़ा था, ये पॉइंट ये था और ये पॉइंट है B, ये था C, ठीक। तो हमारी जब हमने उस B और C के बीच का जो प्रतिरोध था, जो वेरिएबल था, उसे हमने हटा दिया, तो हमारी अब सर्किट कुछ ऐसे दिख रही होगी। तो हमने क्या किया, इन 2 ओपन पॉइंट्स के क्रॉस इस बैटरी के द्वारा हमने देखा यहाँ कितना वोल्टेज आ रहा है, इस समय कितना वोल्टेज आ रहा है इस ओपन एंड के थ्रू। तो इस समय जो वोल्टेज आया उसे हमने मान लिया कि ये VOC है। OC क्यों, क्योंकि ओपन पॉइंट के अलाउंग है, तो VOC कह दिया, या इसी को हम VTH भी कह देते हैं, VTH, ठीक है। सिंपल, सबसे सिंपल काम, जो प्रतिरोध वेरिएबल है उसे हटा दीजिए तो सर्किट ऐसे ओपन मिल जाएगी। इस ओपन सर्किट के ओपन एंड के अक्रॉस आप देखो कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, सॉरी वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो जो वोल्टेज आएगा उसे VOC कह देंगे, ठीक है, या फिर VTH कह देंगे। VTH मतलब
थेवेनिन वोल्टेज, जो वोल्टेज आएगा इसे VTH को थेवेनिन वोल्टेज कह देते हैं या ओपन सर्किट वोल्टेज कह देते हैं। ठीक, तो हमें ये मिल गया है। दूसरा काम हमें क्या करना है, इस सर्किट का जो रिमेनिंग सर्किट है उस RL को हटाने के बाद इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध। फिर से देखिए हमारी वैल्यू क्या थी, कुछ इस प्रकार से था ये। तुल्य प्रतिरोध ये पॉइंट था B, ये पॉइंट था C, ठीक, और ये था A, ये B, A B C, ये D, ये E और ये F। अब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें हमारी सर्किट तो ओपन है पहले से, क्योंकि जो परिवर्तित प्रतिरोध था उसे हमने हटा दिया है। अब इसको तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या नियम है कि जो हमारा वोल्टेज था सर्किट का, इसे आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, इसे आप रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस करके क्या करेंगे, इसे आप सिंपली शॉर्ट कर दीजिए। तो जो नेटवर्क बन रहा है इसका आप क्या निकाल लो, तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। क्या निकाल लो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और मान लिया वो जो इक्विवेलेंट आया उसे हमने क्या कहा, RTH। क्या कह दिया? RTH। तो हमें क्या मिल गया, VTH पहले मिल चुका था और ये मिल गया RTH। तो थेवेनिन महोदय का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि आपको करना क्या है, अब ये जो VTH है RTH है इसको सीरीज में जोड़ लीजिए। किस में जोड़ लीजिए? सीरीज में जोड़ लीजिए। तो सीरीज में जोड़ेंगे तो ये हमारा रहा VTH और इसके सीरीज में हमने RTH जोड़ दिया, ये हो गया VTH और ये हो गया RTH। तो हमें दो टर्मिनल मिल गए, ठीक है। अब इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो हमारा लोड वाला रेजिस्टेंस था उसको आप ऐसे जोड़ दो, तो इस प्रकार हमारी जो सर्किट मिल जाएगी इसे हम क्या कह देंगे, थेवेनिन सर्किट। क्या कह देंगे? थेवेनिन सर्किट, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। अब थेवेनिन महोदय का जो स्टेटमेंट है वो आपको बता दें, इसे अच्छे से ध्यान रखना, या खुद भी कर सकते हैं कि यदि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में किसी प्रतिरोध की वैल्यू लगातार बदल रही हो, ठीक है, किसी प्रतिरोध की वैल्यू लगातार बदल रही हो, तो उस प्रतिरोध के दो सिरों के अक्रॉस बाकी बची पूरी सर्किट को एक सिंप्लीफाइड सर्किट में बदला जा सकता है, जिसमें एक वोल्टेज होगा और एक रेजिस्टेंस होगा जो आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, ठीक है। कैसे भी करके आप कह सकते हैं, इसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, बस क्लियर अर्थ समझ में आना चाहिए। बात क्या है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, ठीक है, कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट हो या जटिल परिपथ हो और उसमें कोई प्रतिरोध जिसकी वैल्यू लगातार बदल रही हो, तो उस प्रतिरोध के दो सिरों के मध्य बाकी बची पूरी परिपथ को हम एक छोटे सरल परिपथ में बदल सकते हैं, जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स होगा और एक तुल्य प्रतिरोध होगा जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा थेवेनिन थ्योरम। अब कहते हैं वोल्टता स्रोत का थेवेनिन वोल्टेज, जो VTH अभी निकाला था हमने ओपन सर्किट के अक्रॉस, वो VTH था, और जो हमने सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकाला उसे RTH कहा। ये क्या हो गया? तुल्य प्रतिरोध, यानी थेवेनिन प्रतिरोध। और जब हम इन VTH और RTH को जोड़ करके और RL को भी जोड़ा और एक सर्किट बनी, उसे क्या कह दिया गया? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। और जिस प्रतिरोध के अक्रॉस हम इस थेवेनिन को अप्लाई किए हैं, यही तो है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू बदल रही है बार बार, इसके अक्रॉस ही तो हमने इस थेवेनिन को अप्लाई किया। तो क्या हुआ? इस प्रतिरोध को क्या कह देंगे? लोड प्रतिरोध या भार प्रतिरोध, ठीक है। लोड प्रतिरोध क्या किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू बार बार बदल रही है, जिसके अक्रॉस हमने इस थेवेनिन सर्किट को अप्लाई किया है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। अब कुछ टर्म्स हैं कि इस थेवेनिन सर्किट थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहली बात, थेवेनिन थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है उसे हटा दीजिए, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस को हटाइए। एक बार सर्किट हम दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा, अभी जो ड्रॉ किए थे, ठीक। तो सबसे पहला टर्म है हमारे पास लोड रेजिस्टेंस को हटा देना, रिमूव कर देना। एक सेकंड, ये परिपथ बन जाए हमारा पहले,
ठीक, तो ये है, ये ए था, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये हमारा वोल्टेज था। तो पहला टर्म कहता है कि जो हमारा लोड प्रतिरोध है इसे आप बाहर कर दीजिए और बाहर करने से हमें क्या मिल जाएगा, एक खुला परिपथ मिल जाएगा। तो हमने इसे हटा दिया, ठीक है, और इस प्रकार हमारा जो परिपथ मिला है हमें अब वो क्या मिल गया, एक खुला परिपथ मिल चुका है, जो दो टर्म है बी और सी। ठीक है, अब क्या करना है, इस खुले प्रतिरोध के परिपथ के अक्रॉस किरचॉफ और ओम का नियम अप्लाई करके हम इस ओपन सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज प्राप्त कर लेते हैं। जो मैंने आपसे कहा था, इस ओपन सर्किट के पॉइंट के अक्रॉस क्या निकाल लेंगे, वोल्टेज, और माना वो वोल्टेज हमारा क्या आ गया, VOC आ गया, और इसी को हम VTH भी कह देते हैं, चाहे VOC कहिए। VOC क्यों, क्योंकि वोल्टेज अक्रॉस ओपन पॉइंट्स, ओपन टर्मिनल, ओपन सर्किट, और VTH इसी को क्या कह दिया, थेवेनिन वोल्टेज। ठीक है, ये मिल चुका है हमारे पास। ठीक, उसके बाद अब जब ये भी मिल चुका तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, RTH चाहिए। RTH किसका, इस रिमेनिंग सर्किट का। तो RTH पाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे हटाइए, VOC मिल चुका है, इसका कोई काम नहीं। अब हमें RTH के लिए क्या करना है, ये जो बैटरी सोर्स लगा है इसे आप शॉर्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए। अच्छा, मान लो यहाँ करंट सोर्स लगा होता कुछ इस प्रकार से, एक सेकेंड, अगर यहाँ करंट सोर्स लगा होता ऐसे, ठीक है, यहाँ करंट फ्लो हो रही होगी, तो हम क्या करते, इसे सिंपली ओपन कर देते इस प्रकार से, यूँ ओपन हो गया अभी, तो हमारे पास दो टर्मिनल मिल जाते हैं इसके ओपन के। अब इसके हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। पर ध्यान रहे हमारा ये हम वोल्टेज हमारा था इसमें, तो हम यहाँ वोल्टेज ही लगा लेंगे। ठीक है, अब वोल्टेज लगाने के लिए इसे हम शॉर्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब इसका क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और मान लिया वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारा, RTH। ठीक है, तो हमें क्या मिल चुका है, VTH मिल चुका है, RTH मिल चुका है, और जो हमारा RL था जिसे हमने रिमूव किया वही तो RL था। ये तीनों टर्म मिल चुके हैं, बस काम अपना समझ लो ओके हो गया, कोई काम नहीं। अब करना क्या है, अब हमें थेवेनिन तुल्य सर्किट बना लेना है, यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेना है। तो बनाइए, फिर कैसे करेंगे, उसमें एक तो VTH जोड़ देंगे, ये जो VTH था, और इसके साथ सीरीज में थेवेनिन रेजिस्टेंस जोड़ देंगे RTH को। ठीक, और हमारे जो दो टर्मिनल है इसके अक्रॉस हम अपने लोड रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे RL को, और इस प्रकार से हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनके रेडी हो चुका है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अगर ऐसी बात है तो इस लोड रेजिस्टेंस में धारा कितनी फ्लो होगी, ज़रा मुझे बताइए। आसानी से आप निकाल सकते हैं। ओम भैया ने क्या कहा था, ओम बाबूजी ने कहा था V=IR, आपको पता है। हालांकि इस बार थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ कुछ चीज़ें ताकि हमें रास्ता मिल जाए, अपन के पास रास्ता कमी है। ठीक है, हाँ, तो करंट I क्या मिल जाएगा, I आपने को मिल जाएगा I ओम के नियम के अनुसार, एक सेकेंड, ओम के नियम के अनुसार V क्या होता है, IR, V=IR। तो यहाँ B की जगह हमारे पास क्या है, VTH, और I हमें क्या निकालना है, लोड रेजिस्टेंस का, तो ये आ जाएगा IL, और R की जगह आ जाएगा R इक्विवेलेंट। अब इसमें R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो RTH है और RL ये दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारे पास फाइनली जो करंट आएगा IL वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसे IL इक्वल्स टू VTH अपॉन टोटल रजिस्टेंस जितने हैं, तो हमारा RTH है और प्लस RL, इनको जोड़ लो, तो हमें इस परिवर्तनशील रेजिस्टेंस अर्थात जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू लगातार बदल रही है उसके अक्रॉस करंट कितना आएगी लगातार बदलते हुए, वो इसे निकाल सकते हैं VTH अपॉन RTH प्लस RL से। तो ये बहुत सिंपल टर्म था, आपने इसे देखा, इसको ध्यान रखना। स्टेप बाय स्टेप, 3 स्टेप क्या, सबसे पहला स्टेप जो प्रतिरोध बदल रहा है जिसकी वैल्यू, उसे आप क्या कर दो, निकाल दो परिपथ से, तो आपको एक ओपन सर्किट मिल जाएगी। इस ओपन सर्किट के दोनों ओपन टर्म्स के अक्रॉस क्या निकाल लो, वोल्टेज निकाल लो किरचॉफ लॉ ओम्स लगा करके, तो आपको जो वोल्टेज मिलेगी वो VOC मिल जाएगा, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज, इसी को थेवेनिन वोल्टेज कह देते हैं। नेक्स्ट टर्म है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना पूरे ओपन सर्किट का। तो आपको क्या करना है, अगर वोल्टेज सोर्स लगा है तो उसे शॉर्ट कर दीजिए, और करंट सोर्स लगा है तो ओपन कर दीजिए, और इसके बाद आप
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त कर लीजिए RTH। और जैसे ये दोनों मिल जाएँ तो वोल्टेज सोर्स जो BTH निकाला था उसके साथ RTH को सीरीज में जोड़ दीजिए और ओपन सर्किट के अक्रॉस RL लगा दो तो आपको पूरा एक सर्किट मिल जाएगा। और अगर आपको करंट निकालना है इस परिवर्तनशील रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी RL के अक्रॉस तो IL क्या आ जाएगा VTH अपान RTH प्लस RL वाली वैल्यू। तो इस प्रकार से आपको करंट यहाँ से मिल जाएगी। ये पूरा सिस्टम है हमारा इस थेवेनिन का। थेवेनिन में आपने देखा होगा आपको क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में आएंगे, अक्सर पॉसिबिलिटी है, या फिर ये पूछा जाए कि थेवेनिन थ्योरम से आप क्या समझते हैं और इसको अप्लाई करने के स्टेप्स बताइए। तो थेवेनिन थ्योरम क्या था कि किसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट या जटिल परिपथ के अक्रॉस यदि कोई प्रतिरोध ऐसा लगा हो जिसकी वैल्यू लगातार बदल रही हो तो उस प्रतिरोध के दो सिरों के आर पार हम पूरे परिपथ को एक सरल परिपथ में बदल सकते हैं जिसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा हो और एक तुल्य प्रतिरोध लगा हो जो आपस में श्रेणी क्रम में हो। यही एक सिंपल स्टेटमेंट है किसका, थेवेनिन जी का। और स्टेप्स हमारे कितने, टोटल 4 हो गए। पहला क्या है, जो लोड प्रतिरोध है उसे सर्किट से अलग कर दीजिए, सर्किट ओपन बन जाएगी। दूसरा क्या है, इस ओपन सर्किट के क्रॉस ओपन वोल्टेज निकाल लीजिए VOC जिसे BTH कह दिया। और फिर थर्ड स्टेप है RTH निकाल लीजिए यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओपन सर्किट का। तो इसके लिए जो वोल्टेज सोर्स है उसे शॉर्ट कर दीजिए, करंट सोर्स है तो ओपन कर दीजिए और पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार सर्किट का निर्माण कर लीजिए, सिंप्लीफाई सर्किट जिसमें BTH लगा होगा, RTH और RL। बस 3-4 स्टेप में आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, हम जब इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा एक बार फिर से। ठीक है, क्योंकि थ्योरी अक्सर क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होती है, पर आपको स्टेटमेंट याद रखना है ये बात। ठीक है, और ये 4 स्टेप्स याद रखना। सबसे पहला स्टेप RL को हटाइए, अर्थात जो लोड रेजिस्टेंस है उसे हटाइए। VOC ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए, RTH निकाल लीजिए, VTH और RTH को सीरीज में जोड़ लीजिए और इनके साथ RL को जोड़ लीजिए। बस यही काम है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक, इसके आगे की बात अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।